नमस्कार। प्रथम अंग्रेज मराठा संघर्ष के विषय में बात कर रहे थे हम। फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध का प्रारंभ 1775 से होता है। सूरत की संधि से रघुनाथ राव मराठों के आंतरिक मामलों में अंग्रेज़ों की सहायता से स्वयं पेशवा बनना चाहते हैं और इस तरह से मराठों के आपसी झगड़ों की वजह से अंग्रेज़ों को मौका मिलता है कि वो मराठों के मामलों में हस्तक्षेप करें और इसी की परिणति हमें फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध के रूप में नज़र आती है। रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए रघुनाथ राव अंग्रेजी सहायता चाहते हैं और इसी क्रम में वे सूरत की संधि करते हैं और इसी सूरत की संधि के माध्यम से ही अंग्रेज़ों और मराठों के संघर्ष का प्रारंभ हो जाता है। सूरत की संधि के बाद एक संघर्ष होता है, फिर पुरंदर की संधि होती है और उसके पश्चात तेलगांव के युद्ध में अंग्रेज़ों को पराजय का सामना करना पड़ता है और बड़गांव का समझौता उसके पश्चात संपन्न होता है मराठों और अंग्रेज़ों के मध्य। बड़गांव के समझौते के बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठा शक्ति को ख़त्म करने के लिए, मराठा शक्ति को परास्त करने के लिए काफ़ी प्रयास किया और उसी की परिणति ये होती है कि मराठों को और अंग्रेज़ों को एक तरह से अनिर्णय की स्थिति में युद्ध को ख़त्म करना पड़ता है। और ये जो प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध है ये सालबाई की संधि के साथ में समाप्त होता है। इसके बारे में हम बात कर चुके थे। अब हम बात करते हैं किस तरह से सालबाई की संधि अंग्रेज़ों और मराठों के मध्य संपन्न हुई। ये जो संधि है ये 17 मई 1782 को साइन की गई थी। संधि की जो मुख्य शर्तें थी उनके अनुसार अंग्रेज़ों ने अब मराठों को आश्वासन दिया कि वो अंततः रघुनाथ राव का साथ छोड़ देंगे और मराठों ने रघुनाथ राव को 25,000 रुपये मासिक पेंशन देना स्वीकार किया। तो अब रघुनाथ राव का साथ जो है अंग्रेज़ों ने फाइनली छोड़ दिया। सालसेट और भड़ौच ये दो क्षेत्रों को छोड़कर ब्रिटिश सेनानी जितने भी क्षेत्र जीते थे मराठों के वो सारे क्षेत्र मराठों को वापस लौटा दिए या अंग्रेज़ों ने उन क्षेत्रों पर से अपना अधिकार त्याग दिया। इसी प्रकार अंग्रेज़ों ने माधवराव सेकंड को पेशवा स्वीकार कर लिया और फतेह सिंह गायकवाड़ को उन्होंने बड़ौदा का शासक मान लिया। सालबाई की संधि की जो चौथी शर्त है वो सबसे महत्वपूर्ण शर्त मानी जाती है। वो इस प्रकार से है, अंग्रेज़ों की ओर से प्रस्ताव रखा गया कि इस संधि को स्वीकार करने के 6 महीने के अंदर ही हैदर अली जीते हुए सभी ब्रिटिश प्रदेश लौटा देगा। इसके अलावा वह अंग्रेज़ों, पेशवा और कर्नाटक के नवाब के विरुद्ध युद्ध में शामिल नहीं होगा और यदि वह इस संधि की शर्तों के अनुसार व्यवहार नहीं करता है तो महाजी सिंधिया हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेज़ों का साथ देगा। ये जो संधि की चौथी शर्त है ये सबसे महत्वपूर्ण शर्त मानी जाती है सालबाई की संधि की, क्योंकि इस संधि की शर्त को लेकर नाना फडणवीस और महाजी सिंधिया में विवाद उत्पन्न हो गया था, क्योंकि नाना फडणवीस की बहुत अच्छी मित्रता थी हैदर अली के साथ जो कि मैसूर के शासक थे। इसलिए जब तक हैदर अली अंग्रेज़ों के साथ में युद्ध करता रहा, लगभग 6 महीने तक उनका युद्ध चला और इसके पश्चात हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, तो नाना फडणवीस ने हैदर अली की मृत्यु के उपरांत ही 20 दिसंबर 1782 को सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ये जो शर्त है चौथी शर्त ये इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इस शर्त के अनुसार अंततः मराठों और मैसूर के जो गठबंधन की संभावनाएं थी वो पूरी तरह से समाप्त कर दी थी। नाना फडणवीस ने एक प्रयास किया था हैदर अली के साथ मिलकर अंग्रेज़ी सत्ता का मुकाबला करने का और जिसमें काफ़ी हद तक उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई थी। उस गठबंधन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया अंग्रेज़ों ने और इसके पश्चात वो आसानी से मैसूर की शक्ति को समाप्त कर सके। सालबाई की संधि एक महत्वपूर्ण संधि है। पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही कि अंग्रेज़ों ने मराठों से संधि करके मैसूर को मराठों से पूरी तरह से पृथक कर दिया और इसके पश्चात अंग्रेज़ आसानी से मैसूर की शक्ति को समाप्त कर सके, क्योंकि मराठों ने मैसूर के मामलों में अब हस्तक्षेप नहीं किया जो कि इस संधि की शर्तों में निहित था। अंग्रेज़ों को मराठों से संघर्ष करने के दौरान मराठा संघ की दुर्बलता के विषय में काफ़ी ज्ञान हुआ कि किस तरह से मराठा संघ के सदस्य आपसी द्वेष से पीड़ित हैं और इसका फ़ायदा अंग्रेज़ उठा सकते हैं और जो उन्होंने उठाया भी था। इस संधि से एक्चुअली युद्ध के पूर्व की स्थिति लगभग वही
स्थापित हो गई थी। कंपनी ने बहुत लंबा युद्ध किया, उसको बहुत ज़्यादा वित्तीय हानि भी उठानी पड़ी। हालांकि फिर भी कुछ हद तक हम कह सकते हैं कंपनी की प्रतिष्ठा बच गई थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कंपनी को मैसूर के मामले में पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई थी। एक और फ़ायदा ये भी हुआ कि कंपनी को मराठों की शक्ति के बारे में भी जानकारी मिली, और यही परिणाम हुआ कि अगले 20 वर्षों तक मराठों और अंग्रेज़ों के मध्य कोई संघर्ष नहीं हुआ। स्मिथ इस संधि के विषय में कहते हैं, सालबाई की संधि से भारत में अंग्रेज़ों का प्रभुत्व स्थापित हो गया, जो निस्संदेह ही अतिशयोक्ति है, क्योंकि इसके बाद भी अंग्रेज़ों को मराठों से काफ़ी संघर्ष करना पड़ा और तब जाकर वो मराठा शक्ति को समाप्त कर सके। लेकिन उन्होंने कहा है सालबाई की संधि से भारत में अंग्रेज़ों का प्रभुत्व स्थापित हो गया, और इसके बाद लगभग 20 वर्षों तक अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में शांति बनी रही। एक और परिणाम जो इस संधि का है, जो अप्रत्यक्ष प्रभाव हम कह सकते हैं, मराठा संघ में महाजी सिंधिया एक प्रमुख नेता बन के उभरे, उनके प्रभुत्व में वृद्धि हुई। अंग्रेज़ों ने भी महाजी सिंधिया के प्रभुत्व को एक्सेप्ट किया और आश्वासन दिया कि वो शाह आलम सेकंड, जो कि मुगल शासक थे, उनके दरबारी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शाह आलम सेकंड जो थे महाजी सिंधिया के संरक्षण में थे, और मुगल दरबार में भी इस समय हम देखते हैं महाजी सिंधिया का महत्व काफ़ी बढ़ गया। उन्हें वकील ए मुतलक के पद पर नियुक्त किया गया, और कुल मिलाकर इससे उत्तर भारत में मराठा प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि हुई। तो ये सालबाई की संधि के साथ फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध समाप्त होता है, जो कि सूरत की संधि के साथ में शुरू हुआ था। इसके बाद क्या घटना चक्र चलता है मराठा राज्य में। पेशवा माधवराव सेकंड के समय में नाना फडणवीस ने एक्चुअली मराठा संघ का नेतृत्व किया था, या मराठा संघ के नेतृत्व करता थे, और उनके नेतृत्व में एक तरह से मराठों ने काफ़ी उत्कर्ष किया, अंग्रेज़ी शक्ति का मुकाबला भी बराबरी के स्तर पर जाकर किया। 1796 में पेशवा माधवराव द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, और उनके उत्तराधिकारी बनते हैं पेशवा बाजीराव सेकंड, जो कि अंतिम पेशवा भी हैं। 1818 तक यही पेशवा है, और उसके बाद पेशवा का पद ही समाप्त हो गया था। तो पेशवा बाजीराव सेकंड जब पेशवा बने, तो तब से एक तरह से मराठों के पतन के काल की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि ये सबसे अयोग्य व्यक्ति थे जो पेशवा के पद पर बैठे थे। इसी दौरान नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है 13 मार्च 1800, और उनकी मृत्यु के साथ ही एक तरह से मराठा संघ को जो उन्होंने संगठित किया हुआ था, वो अब पूरी तरह से छिन्न भिन्न होने के कगार पर आ जाता है। मराठा राजनीति में हमें कुछ नई चीज़ें देखने को मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि नाना फडणवीस की मृत्यु के साथ ही मराठा सरकार की समस्त बुद्धिमत्ता, उदारता और संयम की समाप्ति हो गई। तो नाना फडणवीस की वजह से फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध में काफ़ी हद तक सफलताएं प्राप्त हुई, या बराबरी के स्तर पर ये युद्ध खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी। द्वितीय अंग्रेज मराठा संघर्ष लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था, जो काफ़ी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के थे। उन्होंने सहायक संधि प्रथा में लगभग तमाम भारतीय राज्यों को बांध दिया था। सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध से पूर्व मराठों की कंडीशन के बारे में बात करें तो ग्वालियर के जो शासक थे इस वक्त थे दौलत राव सिंधिया, और इंदौर के शासक थे जसवंत राव होलकर। सिंधिया और होलकर के मध्य बहुत प्रतिस्पर्धा थी, और दोनों ही पेशवा पर अपने प्रभुत्व की स्थापना करना चाहते थे। तो इन दोनों के मध्य प्रतिस्पर्धा ने एक नए संघर्ष को जन्म दिया, और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंततः दौलत राव सिंधिया का संरक्षण स्वीकार कर लिया, और इसके फलस्वरूप सिंधिया और होलकर के मध्य 1802 में संघर्ष पुनः प्रारंभ हो गया। इसी दौरान पेशवा ने पूना में होलकर के भाई बिट्टू जी की हत्या करवा दी, जिसने होलकर को बहुत नाराज़ कर दिया, और इससे नाराज़ होकर होलकर ने पूना पर आक्रमण कर दिया, और सिंधिया की सेनाओं को हदपसर के स्थान पर पराजित किया गया 25 अक्टूबर 1802 को। और उसके बाद रघुनाथ राव के दत्तक पुत्र अमृत राव के पुत्र विनायक राव को पेशवा के पद पर होलकर के द्वारा बिठा दिया गया, और इस तरह से बाजीराव द्वितीय को अपना पद छोड़ना पड़ा, और बाजीराव द्वितीय भागकर बम्बई के पास में बसीन में जाकर उन्होंने शरण प्राप्त की,
और यहाँ पर उन्होंने अंग्रेज़ों से संधि की, जिस संधि का नाम है बसीन की संधि, जो अत्यंत महत्वपूर्ण संधियों में से एक मानी जाती है। और यह संधि संपन्न हुई 31 दिसंबर 1802 को। ये जो बसीन की संधि है, इसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर लिया। यही नहीं, उसने भारतीय और अंग्रेज पदातियों की लगभग 6000 सेना को पूना में रखना भी स्वीकार किया। पेशवा ने बहुत सारे क्षेत्र कंपनी को प्रदान किए, जिनकी आय लगभग 26 लाख रुपए वार्षिक थी। ये क्षेत्र थे गुजरात, नर्मदा और ताप्ती के मध्य के प्रदेश और तुंगभद्रा नदी के सभी समीपवर्ती प्रदेश जो है वो कंपनी को प्रदान किए गए। साथ ही पेशवा ने सूरत नगर कंपनी को प्रदान कर दिया। इसी तरह से पेशवा ने निज़ाम से चौथ वसूल करने का अधिकार भी छोड़ दिया, निज़ाम पर अपने समस्त अधिकार छोड़ दिए। इसी तरह से गायकवाड़ के विरुद्ध युद्ध न करने का वचन दिया गया। पेशवा ने यह भी कहा कि निजाम और गायकवाड़ के संग अगर कभी कोई झगड़ा होता है तो वो कंपनी की मध्यस्थता से सुलझाया जाएगा। पेशवा ने यह भी स्वीकार किया कि वह अपनी सेवा में किसी भी यूरोपियन को नियुक्त नहीं करेगा और पेशवा ने अपने विदेशी मामले भी कंपनी के अधीन कर दिए। साथ ही पेशवा ने कहा कि भविष्य में किसी भी राज्य के साथ में युद्ध, संधि व पत्र व्यवहार बिना अंग्रेज़ों की अनुमति के वो कभी भी नहीं करेंगे। तो ये है बसीन की संधि। और इस संधि की अगर हम आलोचना करें श्री सरदेसाई के शब्दों में, तो वो कहते हैं बसीन की संधि ने शिवाजी के द्वारा जो स्थापित मराठों की स्वतंत्रता है उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया। मराठों की स्वतंत्रता को एक तरह से ख़त्म कर दिया गया बाजीराव सेकंड के द्वारा, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ी संरक्षण को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। अपने तमाम विदेशी मामले अंग्रेज़ों को सौंप दिए, बहुत सारे प्रदेश अंग्रेज़ों को प्रदान किए गए और इस तरह से बसीन की संधि ने एक तरह से मराठों की स्वतंत्रता या उनके स्वाभिमान को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। बसीन की संधि के महत्व के बारे में अगर हम बात करें तो इस संधि के माध्यम से पेशवा ने मराठों के सम्मान और स्वतंत्रता को अंग्रेज़ों के हाथ बेच दिया और इस संधि ने महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा को बहुत ज़्यादा आघात पहुंचाया। बसीन की संधि से अंग्रेज़ों को पश्चिमी भारत में बहुत सारे प्रदेश प्राप्त हुए। अंग्रेज़ों के उत्तरदायित्व में काफ़ी वृद्धि हुई और इस संधि की वजह से ही सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध अनिवार्य हो गया, जिसका पहला जो चरण था वो सिंधिया और भोंसले के द्वारा लड़ा गया और दूसरा जो चरण था वो चूँकि होलकर की सिंधिया से बनती नहीं थी तो होलकर ने बाद में संघर्ष प्रारंभ किया, जिसे कई विद्वान तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इस संधि के पश्चात अंग्रेज़ों ने मराठा राज्य में फिर से हस्तक्षेप किया। निज़ाम पूरी तरह से अंग्रेज़ों के प्रभाव क्षेत्र में आ गया। बसीन की संधि ने कंपनी के प्रभुत्व और उसकी शक्ति को काफ़ी बढ़ा दिया और जो कंपनी की सेना थी वो अब पूना में तैनात हो गई। एक तरह से इस संधि ने अंग्रेज़ों को दक्षिण भारत की सर्वोच्च शक्ति बना दिया। P.E. रॉबर्ट्स कहते हैं बसीन की संधि ने कंपनी को दक्षिण की सर्वोच्चता प्रदान कर दी। तो बसीन की संधि के पश्चात फिर से एक संघर्ष की सूत्रपात होती है। सिडनी ओवन के शब्दों की अगर हम बात करें तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस संधि ने कंपनी को भारत का साम्राज्य प्रदान कर दिया। तो बसीन की संधि के पश्चात सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध प्रारंभ होता है। जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली, वो मराठों को पूरी तरह से पराजित करके साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। साथ ही दक्षिण भारत की दो इम्पॉर्टेंट शक्तियाँ थी अभी, मराठे और अंग्रेज़, तो दोनों के बीच सर्वोच्चता के लिए संघर्ष अत्यंत अनिवार्य था। वेलेस्ली को मौका भी मिल गया, मराठों ने स्वयं वो मौका दिया आपसी फूट और झगड़ों ने कि वेलेस्ली उन पर आक्रमण करता और बसीन की संधि के पश्चात ही निश्चित हो गया कि अब अंग्रेज़ों और मराठों का संघर्ष पूरी तरह से होकर रहेगा। इसके अलावा अंग्रेज़ सिंधिया की शक्ति को भी नष्ट करना चाहते थे, क्योंकि सिंधिया के पास फ्रांसीसी कप्तान पैरोन के नेतृत्व में काफ़ी बड़ी संख्या में सेना थी, जिससे अंग्रेज़ समाप्त करना चाहते थे। तो इन सब कारणों की वजह से एक बार पुनः अंग्रेज़ मराठा संघर्ष की शुरुआत होती है। थैंक यू।